तो एक बार आप सबका वेलकम। हम लोग आज से एक इंट्रो क्लास शुरू कर रहे हैं और ये क्लास बेसिकली डिजाइन की गई है यूपी पुलिस में जो एएसआई एसआई की वैकेंसीज आई हैं क्लर्क और अकाउंटेंट के लेकर, उनके कंप्यूटर सेक्शन को लेकर ध्यान पर। तो आप सबका एक बार फिर से वेलकम। मैं आज आप लोगों को एक जस्ट इंट्रो देने जा रहा हूं कि आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हम लोगों की शुरुआत होगी, मैं आपको कैसे टॉपिक्स कवर करूंगा और किस किस टॉपिक को हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। कंप्यूटर्स का ये पोर्शन इजी रहता है, लेकिन इसके जो सिलेबस है वो काफी लेंदी है। आप देखेंगे ये आपके सामने पूरा कंप्यूटर का सिलेबस दिख रहा होगा। इस कंप्यूटर के सिलेबस में अगर आप लोग गौर करें तो ये 18 पॉइंट्स दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये 18 टॉपिक्स नहीं है। इनमें कई टॉपिक्स तो पूरे की पूरी एक बुक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ देखें वेब डिजाइनिंग, तो वेब डिजाइनिंग का मतलब इसमें पूरा का पूरा एचटीएमएल टैग्स आते हैं। वैसे ही अगर आप लोग देखें एप्लीकेशन ऑफ डॉट नेट टेक्नोलॉजीज भी दिया गया है। आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, जिन लोगों ने ओ लेवल कर रखा है उनको पता होगा कि आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम एक पूरा M1R4 पेपर है और मल्टीमीडिया भी। तो इसमें कई सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि आप लोगों का जो ओ लेवल का बेसिस ये क्वेश्चंस आएंगे, ये R4 के होंगे या R5 के होंगे। तो पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो R4 बेस्ड होंगे, ना कि R5। यानी कि आपके पाइथन और आईओटी इनसे कंसंट्रेटेड क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। दूसरी चीज, जो सबसे ज्यादा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, जिस पर आप सबसे ज्यादा नंबर्स कवर करेंगे, जैसा आप जानते होंगे ये 100 नंबर्स का क्वेश्चंस रहते हैं, 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके उसमें से कवर करने होंगे उनमें आपका बेसिक कंप्यूटर्स, इसके एक अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते ही आते हैं। कंप्यूटर एब्रीवेशन के 2 या 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आते। वैसे ही शॉर्टकट की भी 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं आती है। ये कुछ पोर्शन है। यहां पर ये हार्डवेयर एंड इट फंक्शनैलिटी, ये एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है। तो मैं आप लोगों को ऊपर से शुरू करूंगा। इसके साथ साथ ये कोर्स किस तरीके से आप पढ़ेंगे, हम लोग अपनी लाइव क्लासेस को कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे जो आपने बाय किया है। आई होप सभी के पास इंस्टीट्यूट का ऐप है और इस इंस्टीट्यूट ऐप में आप लोगों ने यूपी पुलिस वाला सिलेबस बाय कर लिया होगा। इसको पढ़ना कैसे है मैं आपको सिस्टमैटिक बता रहा हूं। आप स्टोर पे जाएं, स्टोर पे जाने के बाद ऊपर सर्च में डालिएगा यूपी पुलिस और आपके सामने यूपी पुलिस का सिलेबस आ जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा कोर्स आ जाएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस कोर्स को कंटेंट पे जाके क्लिक करेंगे और यहां पर आपको पूरा कंटेंट दिखाई देगा। मैंने सबसे पहला काम तो ये किया है कि आपको नोटिफिकेशन पूरा का पूरा विद सिलेबस यहां पर दे दिया है, तो आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो इसे देख सकते हैं। दूसरी चीज, जो पीडीएफ नोट्स और वीडियोस हैं वो इसके अंदर हैं। ये काफी सारे ऐसे वीडियोस हैं जो इस टॉपिक से जुड़े हुए हमारे पास पहले से लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बने हुए हैं। तो वो सारे वीडियोस आपको यहाँ पर A to Z सब दिखाई देंगे। ये रहे। मैं इन वीडियोस में बीच बीच में आप लोगों के अपडेशंस करता रहूंगा और हमारी जो लाइव क्लासेस होती रहेंगी उनमें कौन कौन से वीडियोस में क्या क्या कंटेंट है और किसको आप पढ़ेंगे वो सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लस इसी में पीडीएफ नोट्स भी हैं जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दो अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जनरल टॉपिक्स हैं। ये इंपॉर्टेंट जनरल टॉपिक्स को अलग से इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, नंबर सिस्टम वगैरह सब कुछ आ जाता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसी में लास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशंस, ओल्ड पेपर, वो सभी कुछ मैं आप लोगों के इसमें ऐड करूंगा। तो आप लोगों को धीरे धीरे करके ये जैसे जैसे इसमें सिलेबस आएगा या क्वेश्चंस आएंगे वो सारा कुछ इसमें ऐड होता रहेगा। तो ये तो बात होगी कि आप ऐप का इस्तेमाल कैसे करेंगे। मेन चीज होती है कि आप थ्योरीज जो आप पढ़ें, जो वीडियोस आप पढ़ेंगे या वीडियोस आप देखेंगे, उनका इस्तेमाल आज कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों को आज बेसिक कंप्यूटर से शुरुआत करने जा रहा हूं। इसी बीच आप लोगों को अगर कोई डाउट है, कुछ भी टॉपिक पूछना है, अभी हम कंप्यूटर के बारे में तो बात करेंगे, यूपी पुलिस की वैकेंसी से जुड़ा हुआ कुछ पूछना है, एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ कुछ पूछना है, तो आपके जूम ऐप में नीचे राइट में सबसे आखिरी पर एक बटन आ रहे होंगे, उसे क्लिक करके रेज हैंड बटन दबाइएगा ताकि मैं आपका स्पीकर ऑन कर सकूं और आप अपने क्वेश्चंस मुझसे मेरे सामने पुट अप कर सकें। और उसके बाद हम लोग अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों के कोई डाउट है तो आप अपना हाथ रेज कर दीजिए ताकि मैं आपका स्पीकर्स अनम्यूट कर सकूं और आपके सवाल का जवाब दे सकूं।
हाँ विवेक बताइए, कैसे हैं, कहाँ से हैं विवेक आप? सर मैं इटावा से हूँ ओके जी। मैंने ग्रेजुएशन बीसीए आपके ही शहर कानपुर से कर रखा है, एक्सिस गुड। कॉलेज से। ओके बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर इसका एग्जाम कब तक होने की पॉसिबिलिटी है? अक्टूबर नवंबर के आसपास। अक्टूबर नवंबर के आसपास। जी 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 जी। ओके सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साक्षी। साक्षी बताइए क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग सर। सर मेरा ये सवाल था कि क्या नेक्स्ट क्लासेस हम आपके ऐसे अटेंड कर सकते हैं या फिर इसके लिए आपका कोई कोर्स परचेज करना मैंने पड़ेगा? अभी आपको दिखाया ना यूपीपीसीएल वाला जो ऐप में है। अभी तो कुछ यस डेमो सर। क्लासेस हैं, वो तो सभी के लिए अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जब वो ऐप से आप जी। लोग बाई कर लेंगे तो जिन बच्चों के ने ऐप से बाई किया होगा उन्हीं के पास आईडी पासवर्ड जाएगा और वही लाइव एक्सेस कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयुष का। आयुष बताइए क्या सवाल है आपका, स्पीकर्स ऑन कर लें। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग आयुष। तो मुझे ये पूछना था कि नोटिफिकेशन में हेलो आयुष, आपकी आवाज कट रही है। एलिजिबल एलिजिबल है कि नहीं है सर? फिर से पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर बीटेक कंप्यूटर साइंस इसमें दिया नहीं नोटिफिकेशन में, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। एलिजिबल है कि नहीं है? हाँ एलिजिबल है। देखिए आप लोगों के कंप्यूटर्स के इक्विवेलेंट इन्होंने बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो इन्होंने दिया है क्या है कि जिनका यहाँ तक कि जिनके पास बीएससी का 1 साल का भी जिनके कंप्यूटर, देखिए ना बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय भी है और 3 वर्ष तक रहा है, तो वो भी एलिजिबल रखे हैं उन्होंने। बीटेक वाले भी जो हैं वो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपका बीटेक किससे, आईटी या सीएस से होना चाहिए। तो वो सब भी आप लोग कर सकते हैं। इन्होंने साफ साफ कह तो कंप्यूटर रखा है साइंस, हाँ कोई भी कंप्यूटर साइंस ऐसा पे। हो जो कि कंप्यूटर्स का 1 ईयर का सर्टिफिकेशन रखता हो, भले वो आपका यूजीसी से एफिलेटेड हो या एआईसीटी से हो या निलिट से हो, वो सभी इन्होंने एलिजिबल कर रखे हैं। ये देखिए इन्होंने, मैं यहां तक आपको आपके सवाल का जवाब इसी से दिखा देता हूं। इन्होंने ग्रेजुएशन वालों को भी बोला है और ओ लेवल के यूपी के, और मैं दिखा, देखिए एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी में जिन्होंने किया हुआ है तो इन्होंने भी कहा है कि वो उच्च है यानी हायर एजुकेशन है, तो इनको कवर कर रखा है। कोपा को भी कवर कर रखा, कोपा से तो बड़ा होता है तो बट नेचुरल है, तो ये सारे कवर करते हैं। तो बीएससी भी है आपका और बीटेक वाले सब इसके अंदर भर सकते हैं। तो मुझे एक जॉब पूछना था जी अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है। हाँ आयुष बताइए। सर। जैसे मैंने तो आपका M1R5 कोर्स लिया है, तो उससे मेरा ये कवर हो जाएगा? उससे सब नहीं कवर होगा। देखिए M1R5 को जो कोर्स है वो आपका ओ लेवल का जो कोर्स है, एक्चुअली जी सर। उसमें जो पोर्शन है कुछ टॉपिक्स मैच करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसको पूरा पढ़ने पर आपका निकल जाएगा, क्योंकि दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों के सिलेबस में जो इसमें और उसमें मैच, देखिए पहले तो M1R5 में नंबर सिस्टम है ही नहीं, नंबर सिस्टम से इससे 3-4 क्वेश्चन आएंगे, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके गेट लॉजिक्स हैं, वो सब, तो वो सब आपके सिलेबस में नहीं आता है M1 में। M1 में एक और सबसे बड़ी इशू ये भी है कि इसमें लिब्रा के क्वेश्चंस आ गए हैं, बैंकिंग आ गई है, ये सब आ गए हैं। तो आपका वर्ड इससे कवर हो जाएगा, एक्सेल कवर हो जाएगा, पावर पॉइंट कवर हो जाएगा, इंटरनेट कवर हो जाएगा, ये टॉपिक्स तो कवर हो जाएंगे, बाकी कोई टॉपिक्स नहीं कवर होंगे। तो इसीलिए आपका ये पूरी तरीके से हेल्पफुल नहीं होगा, हाँ थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल करेगा। ओके सर। वैसे कब तक आने वाला है इसे नोटिफिकेशन का? एग्जाम कब तक हो जाएंगे इसके? एग्जाम्स का तो इन्होंने अभी मतलब नोटिफिकेशन ऐसा जो दिया है उसमें ये जस्टिफिकेशन पूरी तरीके से नहीं किया है कि हम इस डेट को लेंगे, लेकिन एक एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक तक एग्जाम हो सकते हैं अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा तो। थैंक यू सो मच सर। विकास का क्वेश्चन है, विकास बताइए क्या सवाल है आपका। विकास अपना स्पीकर्स ऑन कर सकते हैं। एक चीज और बच्चों मैं बताना चाहूंगा, आज तो मैंने जर्नल सभी के लिए दे दिया, अब मैंने आप लोगों के लिए यूपी पुलिस का एक चैट रूम भी तैयार किया है। आप लोग अपने मेरे ऐप पे आइएगा और अपने चैट पे जाइएगा, ये जो नीचे चैट सेक्शन आपको दिख रहा है, इस चैट में आपने अगर ज्वाइन कर रखा है तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने यूपी पीसीएल ये दिखाई दे रहा है, उसी तरह आपको यूपी पुलिस जिन्होंने बाई किया है वो यहाँ पे दिखेगा। और दिखने के बाद आप लोग मेरे साथ या आपस में आप लोग जितने भी यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट्स हैं वो आप चैट कर सकते हैं। इस चैट रूम में आप लोगों की आईडी रिवील नहीं होगी,
तो आप लोगों की आईडी सिक्योर भी है और आप एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर पाएंगे। जो भी बातचीत आप करेंगे वो सब मेरे साथ इंटरेक्ट होगी, मैं बीच बीच में आपकी बातचीत देख पाऊंगा या आपके साथ रेगुलर रहूंगा। देखिए ये है हमारी चैट रूम। तो यूपी पुलिस का जो चैट रूम है उसका पूरा यूज करिए। इसी में मैं आप लोगों के चैट रूम में भी और साथ ही साथ यूपी पुलिस में ही जो आपने ऐप लिया है उसी में अनाउंसमेंट, दोनों जगह आपको नेक्स्ट क्लास का लिंक, इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग जैसे ही बाई करेंगे आपका अनाउंसमेंट सेक्शन भी एक्टिवेट हो जाएगा और चैट रूम भी एक्टिवेट हो जाएगा। आपस में आप सभी लोग अपने विचार एक दूसरे के साथ जो भी चैट का है मोटिव आप लोग यूज कर पाएंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज है, आप लोग इसका जरूर इस्तेमाल करिए। अपने क्वेश्चन जल्दी जल्दी फिनिश करिए फिर मैं क्लास शुरू करता हूं। आयुष, आयुष बताइए क्या सवाल है आपका। सर्वेश, गुड आफ्टरनून सर। जी हेलो गुड इवनिंग सर। आयुष मेरा बताइए। नहीं, सर्वेश बोल रहा था मैं सर। हाँ सर्वेश जी बताइए। जी मेरा लास्ट ओ लेवल का है पेपर, रुका हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं आया, तो क्या मैं भर सकता हूँ क्या इसको? नहीं, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि जिन बच्चों का अपेयरिंग है वो लोग इसे नहीं भरेंगे, जिनका ऑलरेडी क्वालिफाइड है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मंथन में फंस गए हैं, बिकॉज आप लोग अगर गौर करें तो इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि, मैं दिखाता हूं नोटिफिकेशन में, और ये देखिए ये रहा। तो इसमें वो सारे स्टूडेंट्स बात कर रहा था जो रजिस्ट्रेशन जिनका अभी तक अपेयरिंग है वो लोग पात्र नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप लोग नहीं भर सकते। हाँ, अगर आप लोगों का 31/5 के पहले पहले आपके पास सर्टिफिकेशन हो जाता है तो आप जरूर भर पाएंगे। अब निलिट का जो कोर्स है वो एक्चुअली है क्या, निलिट के कोर्स में आप लोग देख रहे होंगे इनका रिजल्ट जो है निलिट का इस बार का वो आने की उम्मीद है लगभग अप्रैल लास्ट वीक में, लगभग 27 तक उम्मीद है। अब 27 अप्रैल को रिजल्ट आ जाए और मई के अंदर ही ये लोग सर्टिफिकेट इश्यू कर दें, या तो डेट भले ही वो 27-28 की डाल दें तो आप लोग सभी एलिजिबल हो जाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। सर रिजल्ट आ जाए तो नहीं भर सकते? केवल रिजल्ट आ जाए तो? एक्चुअली रिजल्ट से मतलब नहीं होता ना, मतलब होता है कि जो आपको निलिट सर्टिफिकेट देता है उस सर्टिफिकेट में नीचे पासिंग सर्टिफिकेट डेट क्या लिखी रहती है, वो चीज इंपॉर्टेंट जी है। तो वो डेट कभी कभार, तो वो कभी कभार क्या मैक्सिमली डेट जो होती है वो आपकी सबसे नियरेस्ट डेट वो जून की होती है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में भी वीडियो डाला था निलिट से जो मेरे पास मेल आई है, उसमें साफ साफ वो कहते हैं कि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग कम से कम 4 से 5 सप्ताह लेते हैं उसके सर्टिफिकेट को इश्यू करने में। जी ठीक है, थैंक यू सर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग स्क्रीन पर, और मैं आप लोगों को जैसा जैसा बताऊं वैसे ही शुरुआत करेंगे। तो आज जिस टॉपिक से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आप लोगों के एप्लीकेशन को आप लोग ओपन करिएगा, जब मैं क्लास फिनिश कर दूंगा उसके बाद देखिएगा अपने एप्लीकेशन के ऐप में जो यूपी पुलिस का आपने बाई कर रखा है उसके अंदर पीडीएफ नोट्स पे जाइएगा, और पीडीएफ नोट्स में आप लोग इंग्लिश वाली पीडीएफ खोलिएगा। इंग्लिश वाली पीडीएफ में आपको फंडामेंटल फुल टॉपिक्स दिखाई देंगे या फुल नोट्स दिखाई देंगे, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। हमारा आज का मेन टॉपिक यही है, हम लोग आज इसी से शुरुआत करेंगे, इसी फुल टॉपिक्स को हम लोग फिनिश करेंगे। ये क्या कवर करेगा, ये आप लोगों का बेसिक कंप्यूटर का पूरा पार्ट कवर करेगा। तो हम लोग चलिए बेसिक कंप्यूटर्स में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग इससे कवर करते हैं। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इस पीडीएफ में आपको बहुत सारा कंटेंट है, और मान के चलिए कि 100 में से आपके 5 से 8 नंबर इस अकेली पीडीएफ से जनरेट होंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन या जो पहला टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल, आप ध्यान से देखिए इसमें क्या है और कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज आती है कि आप लोगों को कंप्यूटर्स की एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कंप्यूटर एक वर्ड जो है वो कंप्यूटे से डिजाइन हुआ है। कंप्यूटे एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब है कैलकुलेट करना। तो कंप्यूटर वर्ड की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें या फंडामेंटल की बात करें, तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को रिसीव करती है इनपुट से, उसको प्रोसेस करती है और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस से रिजल्ट शो करती है। और ये एक शब्द कंप्यूटे से जनरेट हुआ है, सिंपल सा, और इसका मेन मतलब होता है कैलकुलेट करना। अगर कंप्यूटर के बेसिक क्लासिफिकेशन या कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो कंप्यूटर के 4 अलग अलग बेसिक कंपोनेंट्स हैं। कंप्यूटर का सीपीयू, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट यूनिट्स।
आप में से मेरे को कोई बता सकता है ऐसी कोई डिवाइस या ऐसा कोई यूनिट जो इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से काम करता हो, जिससे आप डेटा भेज भी सकते हो और डेटा पा भी सकते हो? किसी को कोई आइडिया? ओके, मैं स्पीकर ऑप्शन आपको दे देता हूं, आप अपने स्पीकर्स ऑन कर पाएंगे। यस, कोई भी नीचे से स्पीकर ऑन करके जवाब देकर अपना स्पीकर म्यूट कर लिया करिए। तो ऐसा कोई डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरीके से काम करता हो? सर प्रिंटर, स्कैनर और दोनों काम करता है ना सर प्रिंट का। प्रिंटर अलग है और स्कैनर अलग है, वो तो दोनों डिवाइसेस ही अलग अलग हो गई। प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकालते हैं, वो आउटपुट होता है, स्कैनर से आप इनपुट करते हैं सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। सर सॉफ्टवेयर तो सर प्रिंटर तो ऑल इन वन आते हैं ना सर। ना ना ना, आप उसे कहते हैं ऑल इन वन का मतलब ये नहीं कि उसका अब एक ही फंडा हो गया। ऑल इन वन हमने इसलिए कहा क्योंकि उसमें स्कैनर और प्रिंटर और फोटोकॉपी तीनों को मिला दिया गया, 3 डिवाइसेस को। है तो वो अलग ही अलग, वो तीनों अलग अलग डिवाइसेस हैं, लेकिन उसको हम लोग मिला के काम करने लगते हैं। तो आप प्रिंटर खरीदते हैं तो प्रिंटर का मतलब सिंपल प्रिंटर से है। और कोई? सर कैमरा। कैमरा तो एक अपने में स्टैंड अलोन डिवाइस है बच्चों। एक वर्ड आता है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब होता है अपने में सक्षम, अपने में पूरा। तो ये कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने में एक पूरा डिवाइस है जिसमें कि कैप्चरिंग भी होती है, स्टोरेज भी होती है, आउटपुट भी होता है। तो उसको आप कंप्यूटर के साथ मत मैच करिए। कंप्यूटर का कोई डिवाइस बताइए, किसी को आइडिया नहीं? अरे कोई तो बताए। सर जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से आप कोई भी चीज प्रोसेस करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैं जॉयस्टिक दिखाता हूं। तो जॉयस्टिक बेसिकली करती क्या है? डेटा इनपुट करती है या डेटा आउटपुट करती है बताइए? हमने ये देखी जॉयस्टिक या जॉय पैड, ये रहा। क्या इससे कोई चीज आउटपुट आ सकती है, बाहर निकल सकती है? आप इसको मूव करेंगे ना तो आपके गेम्स या फिर जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कैरेक्टर, वो मूव होगा। तो आप कंप्यूटर को प्रोसेस दे रहे हैं, डेटा इनपुट कर रहे हैं, कोई चीज आउटपुट थोड़ी कर रहे हैं इससे। तो ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। सर कीबोर्ड। अरे कीबोर्ड तो बेसिक इनपुट डिवाइस है। आप सोचिए कीबोर्ड से क्या चीज बाहर आने वाली है? इनपुट डिवाइस कौन होते हैं? इनपुट डिवाइस तो वही होंगे ना जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दें। हाँ। तो कीबोर्ड से तो आप इंस्ट्रक्शन देते हो, क्या कीबोर्ड आपका आउटपुट निकालता है? प्रिंटर जैसे आउटपुट निकालता है, तो कीबोर्ड तो नहीं निकाल सकता ना। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है और वो है मॉडेम। मॉडेम देखा सुना है किसी ने? मॉडेम पूरा कोई नाम जानता है इसका फुल फॉर्म? ये है मॉडेम, एक प्रकार का मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके खासकर इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी मदद से हम लोग अपने सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि मॉडेम को कैसे कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। तो एक सिंपल सा डिवाइस है, देखिए मैं आपको, ये रहा मॉडेम लगा हुआ है। बेसिकली आप लोग टेलीफोन लाइन, लीज लाइन, ब्रॉडबैंड किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो मॉडेम है ये आपके सीपीयू में कनेक्टेड है। तो ये आपका डेटा सीपीयू में भेज भी रहा है और सीपीयू से डेटा आपके सर्वर या नेट को ट्रांसफर भी कर रहा है। तो ये एक प्रकार का इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से काम करता है। क्लियर हुआ? ओके, ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट जिन्होंने भी बेसिक कंप्यूटर सीखा है वो इस फोटोज को या इस वर्किंग प्रोसेस को अच्छी तरीके से जानते होंगे। आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट जो बता सकता है कि एएलयू किस काम में आती है? इनके फुल फॉर्म जरूर ध्यान से सुन लीजिए। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, और साथ ही साथ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सारे फुल फॉर्म्स जो हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन में डाल रखे हैं। तो जब कभी आप लोग खोलें तो आप एब्रीवेशन वाला ऑप्शन जरूर खोलिएगा और उसी पर आप चेक करिएगा, आपको सारे फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे। इनको अच्छी खासे रट लीजिएगा। क्लियर? और साथ ही साथ मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए ग्लॉसरीज भी डाल रखी हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं शब्दावली हैं जो आपको काम आएंगी। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये क्वेश्चंस इसी तरीके के बनते हैं। तो मेरे को बताइए आप लोगों को कि इनमें से एएलयू क्या काम करता है? किसी को कोई आइडिया इसमें से? सर मैथमेटिकल बिल्कुल सही है। एएलयू को हम लोग अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स कहते हैं और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के यूज करता है काम। अर्थमेटिक वर्ड का मतलब आता होगा। हाँ पंकज बताइए।
ये सीयू और एएलयू में सर लार्जेस्ट यूनिट क्या है? क्वेश्चन अभी मैं एग्जाम दे रहा था, उसमें आया था कि सीयू और एएलयू में लार्जेस्ट यूनिट क्या है सीपीयू के अंदर? देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। पहले तो एएलयू समझिए होता क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। ये बेसिकली है क्या, ये आप लोगों का अर्थमेटिक एक वर्ड हो गया, अर्थमेटिक का मतलब हो गया जो कि इस फॉर्म में है, जैसे आपने लिखा a इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर a इंटू बी, ये सारे आपके कैलकुलेशंस हैं। तो ये सब तो हो गए आप लोगों के अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए जो आप लोग यूज करते हैं। लॉजिकल यूनिट्स क्या होती है, इसमें दो यूनिट्स हैं। लॉजिकल का मतलब होता है जिसमें आप एंड और नॉट इन लॉजिक्स का यूज करते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक सिग्नल दिया, एक डिवाइस है, थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं ये एंड लॉजिक्स है। इसमें मैंने आपसे कहा कि एक सिग्नल भेजिए ए और बी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए डॉट बी निकल कर आ जाए। तो ये एक लॉजिकल आउटपुट हमें चाहिए। ये काम भी एएलयू का ही होता है, और ये एक चिप है, ये पूरे फॉर्मेट में आप अगर मदरबोर्ड चेक करेंगे तो आपके उसमें बकायदा मिलेगी। कंट्रोल यूनिट भी एक छोटी सी डिवाइस है जिसका सिर्फ इतना काम होता है कि डेटा के प्रोसेसिंग के फ्लो को रोकना या कंट्रोल करना। जैसे सबसे पहले डेटा आया आपके पास कंप्यूटर में, कंप्यूटर का सबसे पहला डेटा सीयू के पास ही पहुंचेगा। सीयू डिसाइड करेगा कि डेटा को कहां प्रोसेस करना है, कैलकुलेट करना है तो एएलयू के पास भेजेगा, अगर डिस्प्ले देना है तो डिस्प्ले यूनिट यानी आउटपुट के पास भेजेगा। तो ये ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। तो अगर बात की जाए कि साइज में कौन सा बड़ा है, तो बट नेचुरल है कि एएलयू का साइज सीयू के कंपैरेटिव फास्ट और बड़ा भी रहता है, लेकिन एएलयू के कंपैरेटिव सीयू ज्यादा फास्टेस्ट होता है। बड़ा की बात अगर कर दे तो एएलयू बड़ा है, फास्टेस्ट की बात करें तो सीयू में प्रोसेसिंग बस होती है, बस जिसके द्वारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है स्पीड में। तो ये आपका एक सिंपल सा लॉजिक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो देखिए मैं इसको एक रॉ मैन की तरह समझाता हूं कि आपके पास एक चौराहा है और इस चौराहे के सेंटर पे आपका ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा हुआ है। चौराहे में चारों तरफ से डेटा आ रहा है, चारों लेनों से डेटा आ रहा है अलग अलग। जो पुलिसमैन है या जो ट्रैफिक पुलिस वाला है, उसका सिर्फ एक ही काम है कि किसको प्रोसेस करना है, किसको रोकना है। उसने कहा कि नहीं, इन दोनों रास्तों को रोको, इनको परमिशन दो, तो ये सिर्फ फ्लो करेंगे। ये काम आपका सीयू का होता है। लेकिन अगर इसमें कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया, मान लीजिए यहाँ चालान लग गया और चालान लगाने के बाद यहाँ एक ट्रैफिक वाला बैठा हुआ और हवलदार वो बकायदा आपका चालान भर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, पूरा कैलकुलेशन वगैरह आ गया और उसके बाद उसने आपको थमा दिया, तो ये पार्ट आपका एएलयू का काम करेगा। तो सभी को क्लियर हो गया सीयू एएलयू क्या है। मुझे आप बताएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज में क्या डिफरेंस होता है, किसी को आइडिया? बच्चों में आप सभी को प्राइमरी मेमोरी सर वोलेटाइल होती हैं, ओके, सेकेंडरी मेमोरीज नॉन वोलेटाइल होती हैं। और कोई मेजर डिफरेंस? यस, ये सही है आपका अभी तक का। सर ये प्राइमरी मेमोरी प्री इंस्टॉल्ड होती है सिस्टम में, ये ज्यादा सही है। देखिए वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल में एक सबसे बड़ा डिफरेंस समझ लीजिए, अगर प्राइमरी मेमोरी पूरी ही सारी की सारी वोलाटाइल है, ऐसा गलत है। अब अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी मेमोरी में, तो एक एग्जांपल रॉम आता है। रॉम एक रॉम चिप के फॉर्म में होती है। आप लोगों ने अगर रॉम चिप नहीं देखी तो मैं दिखा देता हूं, ये रही कंप्यूटर की रॉम चिप। देखिए ये रही, ये एक आईसी फॉर्मेट में होती है और इसी के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। लेकिन ये जो रॉम चिप आप देख रहे हैं, इसमें डेटा हमेशा के लिए रहता है। हमेशा का मतलब समझ रहे हैं? आपने जो डेटा डाला वो इसमें फैब्रिकेटेड होकर सेव हो जाता है। इसको ना आप डिलीट कर सकते हैं, ना ही इसको एक तरीके से खाली हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, जो है वो है। तो इसको हम कहते हैं रॉम। तो ये भी आपके कंप्यूटर के अंदर ही रहती है, लेकिन ये प्राइमरी है। अब आप बात मेन डिफरेंस आता है प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है। तो प्राइमरी मेमोरीज जो हैं ये ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं, ये आपके सीपीयू के अंदर ही फैब्रिकेटेड है। सेकेंडरी मेमोरी जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, आप इसे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये है इसका मेजर डिफरेंस। क्लियर हो गया सभी को? इसको आप प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पूरा डिटेल में बता रखा है, आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा।
तो ये तो बात होगी कंप्यूटर की। अगर थोड़ा सा एक इंट्रो के बारे में मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा बच्चों, क्लास जब होती है तो आपको जब टाइम मिले इसके नीचे वाले वीडियोस आप देखना जरूर शुरू करिए। ये जो फंडामेंटल के वीडियोस अभी और इसी में ऐड होंगे, लेकिन ये जो शुरू के वीडियोस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये जितने मैक्सिमम आप कवर कर सकते हैं करते चलिए, ताकि आप जब क्लासेस में आए तो आप काफी कुछ पहले से प्रिपेयर हो। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और इससे नंबर्स कई सारे क्वेश्चंस भी जनरेट होते हैं। तो आप लोग चलिए देखते हैं क्या है हिस्ट्री, किस तरीके से शुरुआत हुई। आपके उसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे मैं बीच बीच में मार्क करता चलूंगा। तो हिस्ट्री में सबसे पहले जब शुरुआत आई कि भाई 20वीं सदी में कंप्यूटर्स वगैरह तो थे नहीं, तो उस समय हमारे पास जब कैलकुलेशन करने की बात आई तो सबसे पहला आप लोगों ने देखा कि एक डिवाइस जनरेट हुआ चाइना के द्वारा, अबैकस। आप लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया है। कोई बता सकता है आप में से कि आप लोगों ने कब इसका इस्तेमाल किया है, कैसे यूज हुआ होगा आपकी जिंदगी में? किसी ने नहीं यूज किया आप में से? सर वॉकर वगैरह में लगा रहता था छोटे बिल्कुल सही, बच्चों छोटे के। छोटे बच्चे जब वॉकर लेते हैं और उसमें देखते होंगे तो लगा रहता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को, छोटे बच्चों को एक स्लेट दी जाती है जिसमें चौक से लिखते थे, उसमें भी रहता है। उसमें भी रहता है। तो ये बेसिकली क्या शो करता है इसमें? ये जो रिंग्स या मोती या फिर जो बॉल्स डाल देते हैं, ये क्या शो करता है? किसी को आइडिया? ये बस हम लोग तो जब थे पता तो रहता नहीं था वो। हाँ वंस टेंस काउंट करने के लिए सर, वंस टेंस 100,000 बिल्कुल सही है। 10,000। और आपको बता दें ये जो फोटो दी गई है ये गलत दी गई है, ये ऐसा होता है, ये इस तरीके के डायरेक्शंस में होता है, जिसमें पहली वाली जो यूनिट है ये आप लोगों के वंस, ये टेंस, 100, ये 1000, ये 10,000। अगर मेरे को लिखना है 201 तो इसके दो मैं उठा लूंगा और ये 100 जीरो हो गया और 1 ये रहा, यानी कि इस तरीके से मैं इसको मार्क करूंगा। तो ऐसा करके आप लोग अपने नंबर्स को मैकेनिकली शो करते थे, तो इसको हम लोग अबाकस कहते हैं। इसके बाद फिर आया नेपियर बोन्स। Napier bone was the next device for a multiplication by the English mathematicians John Napier in the 16th century. तो इनके नाम से ये बना Napier bone और ये रहा Napier bones। इस Napier bones में हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट, डायगोनल मॉडिफिकेशन ये सब कर पाते थे। और इसमें एक स्लाइड रूलर हुआ और इसकी मदद से हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शंस और अच्छे से कर पाए। तो ये इसके आगे का फर्दर है। इसके बाद एक और नई चीज डेवलप हुई जिसे हम लोग कहते हैं पंच कार्ड। पंच कार्ड जो है वो बेसिकली एक छोटा सा, पुराने समय में कह सकते हैं जो पोस्ट ऑफिस थे बिल्कुल वैसे ही रहता था, और इसमें छोटे छोटे छेद होते थे। तो जो जो चीजें डिजिट्स में, जैसे आप लोगों ने देखा अबैकस में हम लोग रिंग्स को ऊपर नीचे करते थे, तो इसमें पंचेस लगाकर, यानी कि एक छोटे छोटे स्टेपल लगाकर हम लोग अपना डेटा इसके अंदर रिप्रेजेंट करते थे। तो पंच कार्ड आया। फिर यहां से शुरुआत हुई, हमारा चार्ल्स बैबेज ने एक अपना पहला कंप्यूटर तैयार किया जिसे कहा गया एनालिटिकल मशीन। तो ये एनालिटिकल मशीन चार्ल्स बैबेज के द्वारा ये बनाई गई। और बच्चों ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी थी, 2 डबल स्टोरी बिल्डिंग जैसी थी ये। और इसमें कोई भी आप लोग, कंप्यूटर वर्ड का मतलब ये मत समझ लीजिए कि इसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर यही है। ये कंप्यूट करने का काम करती थी और इसमें लीवर्स होते थे, डाइज होते थे और कैलकुलेशन वगैरह हम लोग इसमें करते थे। तो यहां से कंप्यूटेशन शुरू हुआ। और ये जो स्क्रीन है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिखाती है कि कंप्यूटर्स की जनरेशंस क्या क्या है, पीढ़ियां क्या क्या है। ये आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा कहीं अपने कॉपीज में, और चाहे तो आप लोग अपने वीडियोस में फिर से देख लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, कि इसमें बताया गया है कि हमारी जो कंप्यूटर्स की जनरेशन या कंप्यूटर का जो विस्तार हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते कब से कब तक क्या क्या बदलाव हुआ। शुरुआत हुई 1940s में। ये डेट्स का थोड़ा सा इश्यूज रहता है, कुछ किताबों में कुछ और है, कुछ किताबों में कुछ और है, तो मैंने ऑलमोस्ट एक सही चीज ढूंढ ढांड के कहीं से निकाल के आप लोगों को दिखाइए। अगर इसमें डिस्प्यूट हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं एक बार फिर से कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि कहीं कहीं पे 1946 लिखा रहता है, कहीं कहीं कुछ और रहता है। तो पहली जनरेशन जो आई उसमें हमारे कंप्यूटर्स के वैक्यूम ट्यूब्स आए। वैक्यूम ट्यूब्स आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़े होंगे, जिन्होंने फिजिक्स ली है, और उसमें आप लोगों ने इसे डायोड, टेट्रोड, पेंटोड इस रूप में देखा होगा। आपको दिखा दें, ये रहे वैक्यूम ट्यूब्स, इनके से शुरुआत हुई और इसी से आपकी पहले जनरेशन की कंप्यूटर्स जुड़े। किसी के पास पुरानी टेलीविजन कभी किसी ने देखी हो, आज से लगभग 25-30 साल पहले,
किसी ने देखी कंप्यूटर, एक टेलीविजन जिसमें 4 पाए होते थे और सामने से शटर लगा होता था? आप में से किसी ने देखी है? बहुत पुरानी टेलीविजन्स, उसमें ये वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं ये पहले हुआ करते थे, और वैक्यूम ट्यूब पहले पुरानी बेस टेलीविजन भी आया करती थी। और ये देखिए इस तरह की टीवी हुआ करती थी, और इसके पीछे वैक्यूम ट्यूब्स लगे करते थे ऐसे, और इसको ऑन होने में बहुत टाइम लगता था। ये पूरे, ये क्योंकि बेसिकली इसके अंदर टंगस्टन्स रहते थे और ग्रिड की मदद से ये पहले गर्म होता था, फिर इलेक्ट्रॉन बीम बनती थी, और तब जाके आप लोगों की टेलीविजन ऑन होती थी। तो ये वैक्यूम बेस्ड आप लोगों का काम करती थी, इसीलिए इसको हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन में शुरुआत की। थोड़ी सी क्रांति हुई, और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर भी उस समय शुरुआत होने लगी, 10 में सॉफ्टवेयर लिखने लगा, और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए आपकी पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स तैयार हुए। बच्चों ये जरूर आप लोग ध्यान से फुल फॉर्म के साथ जरूर एग्जांपल्स नोट कर लीजिएगा। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लास्ट वाला है। तो ये फुल फॉर्म्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी आई, उनमें इस तरह के कंप्यूटर्स आए, और आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिख भी रहा होगा कितना बड़ा था। धीरे धीरे और मॉडिफिकेशंस हुए, और आप लोगों के सेकेंड जनरेशन आ गए। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास आ गए ट्रांजिस्टर्स, पीएनपी और एनपीएन। आप लोगों ने फिजिक्स में शायद पढ़े हो, जिनको ने शायद इस तरह के सिंबल्स देखे हो। ये पीएनपी एनपीएन बेस्ड ट्रांजिस्टर्स थे, और इन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया, और इनके अंदर स्पीड भी अच्छी हो गई और साइज भी छोटा हो गया। तो ये उसके आगे के उसमें है।